let's say we have a three conditions, B is a subset of A, C is a subset of A and B and C are disjoint. तो जब ये ऐसी बात हो, तो जब भी हम थ्री सेट्स को वैन डायग्राम की मदद से शो करते हैं, तो सबसे पहले जो बात है, अब मैं साथ साथ गलतियाँ भी डिस्कस करने लगा। जो रेक्टेंगल होती है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। इस रेक्टेंगल के बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, और साथ हमें यू लिखना भी है कि रिप्रेजेंट यू। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि रेक्टेंगल लगा ही नहीं और हाली सर्कल्स के ज़रिए क्वेश्चन करते रहे। दिस इज़ अ मिस्टेक नंबर 1, और ये बहुत ही बोल्ड मिस्टेक है कि यार आपको पता ही नहीं कि वैन डायग्राम रेक्टेंगल के बगैर तो हो ही नहीं सकती। अगर आपने लेक्चर सुना हो तो उसके अंदर क्लियरली हमने हर क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल को लिखा था, और साथ ही बताया था कि जो सर्कल्स हैं दैट रिप्रेजेंट, या सर्कल्स या कह लें या ओवल शेप कह लें, लिप्स कह लें, मैथमेटिकली लिप्स होता है, जनरली हम ओवल शेप कहते हैं, ये जो है ये सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज़ दिस के बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो बी को हमने फिर ए के अंदर कंसिडर करना है, और साथ ही लिखा कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ओके फाइन, एंड बी एंड सी आर डिसजॉइंट, तो दीज आर द टू सर्कल्स विच रिप्रेजेंट बी एंड सी, फाइन। अब दोनों ही डिसजॉइंट हो गए हैं रो ए के अंदर, लाइक दिस, लाइक आ रहे हैं। अब सेकंड मिस्टेक है, कुछ बच्चों ने सिर्फ सर्कल्स सही ड्रॉ किए हैं लेकिन उसको नाम ही नहीं दिया कुछ। अब मुझे क्या पता कि छोटा सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को कर रहा है, सी को कर रहा है। अगर आप लेक्चर को देखें उसके अंदर हर सरफा जब भी हमने सर्कल लिखा था तो उसको हमने नॉमिनेट किया था कि दिस इज़ ए। चलें यहाँ पर बी की बात हो रही है तो दिस इज़ बी, ठीक है, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ ए। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट फिगर। अब हमने इसके ऊपर शेडिंग करनी है जो भी हमसे पूछा गया। अब रही बात कि जी हमने तो इसको लहदा कंसिडर कर लिया था कि दीज आर द सेपरेट केसेस। अब मुझे बताएं अगर हम इसको सेपरेट केस कंसिडर करें कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सी एंड बी, वो तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दो सेट्स को देखें सिर्फ ए और बी को, तो उसमें चार ऑप्शंस बनते हैं। नंबर 1, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, मैं सिर्फ डिस जे लिख रहा हूँ। नंबर 2, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओके फाइन, ओवर, और मैं यहाँ पर जस्ट लैप लिख रहा हूँ। थर्ड केस, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि पूरे का पूरा उसके अंदर कंटेन कर रहा है। और ये सबसेट की भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, हमें यहाँ पर मीनिंग ही नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। कुछ लोगों ने इस तरह लिखा हुआ था कि बी एंड ए फॉर अगर हम कंसिडर करें तो इट इज़ अ बी ओवरलैपिंग ए, नॉट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें बेसिक जो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमें उसी में कन्फ्यूजन थी, उसका ताल्लुक थ्री सेट से है ही नहीं था। सबसेट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इट इज़ के इज़ टोटली कंटेन्ड in B, like this is a subset of B mean, now B is a subset of A। तो ये चार ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर B आ जाएगा और इधर A आ जाएगा। कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम है, दिस इज अ मिस्टेक नंबर 2 बल्कि 3। अब आगे चलते हैं कि दो सेट्स के दरमियान अगर ये रिलेशन है, तो अगर व्हेन वी हैव A and B relation, when we have B and C relations, and when we have A and C relation, तो this is 4, this is 4, this is 4, तो ये टोटली 4 4 द 16, 16 4 द 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आपको जनरल दे दिया जाए ना कि प्रूव दैट दिस इज़ द कंडीशन, तो फिर 64 कॉम्बिनेशन सारे प्रूव करने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी आपको इतना जनरल सवाल नहीं दिया जाता। हमेशा जब भी वैन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा तीनों सेट्स का हमने रिलेशन पहले डिफाइन किया होता है। जैसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एक का रिलेशन हो गया, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज अ सेकंड रिलेशन, बी एंड सी आर डिसजॉइंट, थर्ड रिलेशन। अब आप वैन डायग्राम के ऊपर जो भी ऑपरेशंस गिवन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन बी, फाइंड बी माइनस सी, या सी इंटरसेक्शन ए। चलो जी, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। तो रोल नंबर 80 यहाँ पर एक चीज़ पहले क्लियर होगी कि बेशक देयर वर रिटन 3 पार्ट्स, और आपको शायद कन्फ्यूजन हुई कि नहीं यार इट इज़ हमने इसको सेपरेटली डील करना है। फाइन,
ये हमारा चूँकि अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो शायद ये गलती लग भी सकती है। आपने जिस तरह भी किया था मैंने उसके मुताबिक आपको सॉल्व करके कह दिया, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको एक कंडीशन दी जाए और बाकी ना दी जाए, ठीक है। वो जस्ट जब दो सेट्स होते हैं तो वो फिर तो हमें एक कंडीशन बतानी पड़ती है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। जब हमारे पास तीन सेट्स होंगे तो फिर हमें तीनों के सेट्स का आपस में रिलेशन बताना पड़ता है वेन डायग्राम, वरना जैसे मैंने आपको बताया, वरना तो फिर जनरली देयर आर 64 कम्बिनेशंस, फिर जाके ये जनरली सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो ये चीज़ें क्लियर होगी, वो गलती लगी कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, और नेक्स्ट मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि वर्डिंग को मज़ीद क्लियर कर दूँ, ठीक है जी। एटी लेकिन आप लोग खुद भी ध्यान रखें कि यार ये 10 नंबर का सवाल है तो इसमें 60 नंबर के तो नहीं हमें सवाल दे देना। तो वर्डिंग मिस्टेक्स बात का कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों का, आप इनमें से ज़्यादातर बच्चे थे जिन्हें नहीं मसला हो, उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया। तो अब हम चलते हैं गलतियों की तरफ, ठीक है। कि दिस इज़ द शेप, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, बल्कि मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ इस फिगर को, ओप्स, और फिर बताता हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। तभी तक हमने 3 मिस्टेक्स को डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं आगे कि इसको सॉल्व कैसे करना। नाउ दिस इज़ द केस कि जी ए और बी जो हैं दोनों सबसेट हैं, बी और सी सबसेट ऑफ ए हैं, और ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ ऑल दोस। ओके, अब हमने प्रूफ क्या करना था, अगर आपको याद हो तो यू कैन टेल मी कि इसको सॉल्व करने क्या कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी थी। ओके ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, and we have to show that it is equal to A intersection B union C। और इसी के अंदर मैं आपके बाकी जो गलतियां उसे भी शो कर दूँ, ठीक है। A इंटरसेक्शन C, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि आपने वैन डायग्राम को सॉल्व करना है तो यू हैव टू फर्स्ट प्लेस द फिगर, दिस इज़ योर फिगर नंबर 1। अब आपने शो करना है कि A व्हाट इज़ A एंड B यूनियन C, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो इन फिगर 1 वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे पहले आपने शो करना है A। तो आप क्या करेंगे, A को आप लाइन कर देंगे या पेंट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप लोग थे तो आपने कुछ इस तरह किया, ठीक है। तो दिस इज़ योर A, तो वी आर शेडिंग द रिज़ल्ट। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने गलती क्या की है, चंद एक थे कि उन्होंने कहा नहीं भाई हमने तो A को करना है तो ये B नहीं होना चाहिए, चले मैं पेंट के ज़रिए कर दूँ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बकेट के ज़रिए। कुछ लोगों ने सिर्फ ये आंसर कर दिया, और भाई B और C तो A के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ तो आपने ये जो लिखा है, ये जो फिगर है, ये तो शो कर रही है कि A माइनस बी, और अगेन चलें उसके बाद माइनस सी। तो दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कुछ बच्चों ने इस तरह किया हुआ था कि जब उनसे ए को शेड करने को कहा, उन्होंने कहा नहीं बी और सी को तो नहीं करना। अब बी द सबसेट ऑफ ए, सी द सबसेट ऑफ ए का मीनिंग क्या है कि बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के भी एलिमेंट्स हैं, तो हम इधर इनको लैदा नहीं कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग। और ये कुछ बच्चों ने किया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर ए की बात करेंगे तो हमने पूरे सर्कल को रंग करना है या कलर करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिगर नंबर 2। क्या अब हमने क्या करना है, बी यूनियन सी, वी हैव टू शो बी यूनियन सी। कुछ बच्चों ने पहले बी लिखा है, फिर सी किया, फिर बी यूनियन सी लिया, फाइन, आप इस तरह भी कर सकते हैं। बट जब मैंने आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो अगर आपके पास 3 या ज़्यादा ऑपरेशन हो तो फिर आप बी यूनियन सी को इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे बी यूनियन सी इज़ बी एंड सी, बेशक डिसजॉइंट तो कोई मसला नहीं, हमने दोनों को कलर कर दिया। नाउ द थर्ड फिगर विल बी द आंसर, जो रिजल्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वी विल राइट इट हेयर, और साथ फिगर नंबर भी लिखेंगे। सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सो दिस इज़ द रिजल्ट। तो आप दोनों फिगर्स को देखें, दोनों इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन तो बी और सी आ रहा है, ये जो दो आंखें बनी हुई हैं, तो दिस इज़ योर आंसर। अब हम फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे। अब मैं ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हमने क्वेश्चन को करना किस तरह। तो वी गो फॉर राइट हैंड साइड, ये मैं थोड़ा सा इस तरह कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड। ओके जी, अगेन फिगर इधर हम लिख लेते हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। इधर आप लिख लें फिगर नंबर 4,
ए इंटरसेक्शन बी। कुछ बच्चों ने इसे कॉलम शेप में लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड एक कॉलम में चल रहा है, राइट हैंड साइड एक कॉलम में चल रहा है, इट इज़ गुड चूँकि, लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरे पास जो है स्ट्रेट में थोड़ा पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप के अंदर फिगर है, तो मुझे फिर इस तरह लिखना पड़ा। तो ए इंटरसेक्शन बी, द आंसर इज़ बी, क्योंकि यही कॉमन आएगा, तो मैं इसको बकेट से कर देता हूँ लाइक दिस। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी एंड द नेक्स्ट फिगर इज़, मुझे नहीं पता ये गलती नंबर कौन सी है बारह, एंड नेक्स्ट इज़ ए इंटरसेक्शन सी। ओके जी, दिस इज़ योर फिफ्थ फिगर एंड this is your last figure, this is 6 and this is the result। किधर माउस किधर चला गया, नजर ही है तो दिस इज क्वेश्चन। अब मुझे बताएं वेन डायग्राम का मीनिंग क्या होता है कि वी हैव टू शेड द रिजल्ट। उन्होंने सारी चीज़ें लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर लिख दिया, चलें राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ इधर नीचे बजाय पूरा लिखने के। अब यहाँ पर बताएं कलरिंग नहीं की, फिगर बना दी, नाम लिख दिया, तो मीनिंग क्या है वेन डायग्राम का? सर मीनिंग क्या है वेन डायग्राम का? मीनिंग ये है कि वी हैव टू शेड द रिजल्ट। आपने उसे शेड ही नहीं किया, खाली तस्वीरें लेकर भेज दी हैं, और कुछ की तस्वीरें भी ठीक थी, कुछ की नहीं थी। जिनका थोड़ा बहुत ठीक था मैंने उसको नंबर दिया, कि जिनका बिल्कुल ठीक नहीं था तो फिर मैं नंबर किस चीज़ का देता। तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स 4, 5 या 10 थे, उन्होंने ये काम किया, शायद उनसे आपने आपस में कंसल्ट किया होगा, बट यहाँ पर भाईजान कलर ज़रूर करना है। एंड नाउ वी मूव टू ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज़ बी, ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज़ सी। नाउ व्हाट इज़ द यूनियन? तो जो भी जितना भी शेडेड रीजन है उसको इकट्ठा कर दो, तो दिस इज़ बी यूनियन सी। तो जो मिस्टेक्स हुई हैं वो ये है कि सबसे पहले आपने रेक्टेंगल नहीं लगाई, कुछ ने अगर रेक्टेंगल लगाई तो यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा, उसको मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन लिखना चाहिए। सेकंड मिस्टेक ये हुई कि कुछ ने सर्कल्स नहीं सही बनाए, और अगर कुछ ने सर्कल्स बना लिए तो उसको लेबलिंग नहीं की। उसके बाद जो उन्होंने ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन लिया उसके अंदर कलरिंग में मसला आ गया कि भाई बी को नहीं कर रहे, हालांकि बी तो सबसेट ऑफ ए है। फिर कुछ ने बिल्कुल ही कलर नहीं किया अल्लाह लोग ने। थर्ड जो केस आता है, एक जो और मज़ीद मज़े की बात आ रही थी कि उन्होंने आपको कहा गया कि व्हाट इज़ बी, उन्होंने जनाब शेड कर दिया कि दिस इज़ बी, या आपके पास तो कलरिंग ऑप्शन नहीं था, तो दे हैव यूज्ड लाइक दिस, सारा जनाब कलर कर दिया। मुझे बताएं इज इट इज़ द राइट आंसर? वेन डायग्राम कुछ रूल्स को फॉलो करता है। जब शेडेड रीजन कर दिया है तो दिस इज़ यू माइनस बी और बी कम्प्लीमेंट, दिस इज़ नॉट बी। अब कुछ बच्चों ने सारा सवाल ही इस तरह कर दिया कि उन्होंने जनाब बी को शो करना है, उन्होंने बी को खाली छोड़ दिया। उन्होंने जनाब आगे शो करना है ए इंटरसेक्शन सी, सी को शो करना, उन्होंने जनाब बड़े मज़े से जनाब सारी लाइनें लगा दी। नो दीज आर रॉन्ग। बेशक आपके जहन में जो मर्जी चल रहा है, दिल में जो मर्जी चल रहा है, लेकिन ये शो कर रहा है कि आपने उस लेक्चर को ज़रा भी नहीं सुना। आपको बस ये याद था कि भाई मुझे FSC में आता है सारा कुछ एंड आई कैन डू इट। तो जब आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ तो फिर बात गलती हो जाती है। अब बेशक आपकी साइंस सही बन रही है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, मैथमेटिकली रॉन्ग। ठीक है, ये काम नहीं करना इस तरह। जी अहमद, अब ये वैन डायग्राम के जरिए दिस इज़ नॉट ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन। जी अहमद, मैं बिल्कुल सारे करूँगा। मैंने ये देखे हैं पॉइंट्स, अगर आपको नज़र नहीं आ रहे मैंने लिखे हैं, मैं हर एक को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक हुई है। दैट वाज के लेट मी गेस कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में बहुत ज़्यादा गलती हुई है। कुछ का अगर एक में एक फिगर में जस्ट हल्की सी गलती है तो मैंने उसको जाने दिया, लेकिन अगर तमाम फिगर्स में चल रहा है तो हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाए ना कि प्रूव द फॉलोइंग, दैट मीन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, यू कांट डिसप्रूव इट। एक क्वेश्चन होता है चेक द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट, उसके अंदर गुंजाइश है कि हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत हो। लेकिन जब आपको गिवन है कि प्रूव द फॉलोइंग, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और अगर आपका आंसर नहीं सही आ रहा है इसका मतलब है आपके सोल्यूशन में गलती है, इसे सही कर लो। इधर कुछ बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने शायद इंटरसेक्शन या यूनियन लेने में प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने नीचे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड केस क्लोज। हालांकि मतलब ऐसा नहीं होता है। दो वर्डिंग है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि प्रूफ जब आ जाए प्रूफ द फॉलोइंग, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ठीक है और आपने इसे जस्ट बाय डिफरेंट स्टेप्स या वैन डायग्राम या जो भी गिवन है उसके जरिए शो करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब आपको कहा जाए चेक द फॉलोइंग या चेक वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, तो फिर इसके अंदर केसेस हैं, फिर आपने अपनी इंस्टिंक्ट्स पे
भरोसा करना और कहना अच्छा ये सोल्यूशन ठीक नहीं है, वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ट्रू। क्लियर हो गया? नाउ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग एंड आई थिंक ए एंड सी आर डिसजॉइंट। ठीक हो गया? और थर्ड केस वाज C is a subset of B. Okay, when we are talking about this, सबसे पहले उसकी फिगर बना लें। ओके जी, शो हमने क्या करना है, मैं सिर्फ अब एक साइड कर देता हूँ कि लेट्स अबाउट, पहले हमने ए इंटरसेक्शन किया, लेट अबाउट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी and intersection A union C। चलो अब इसकी पहले फिगर बनानी है। अब फिगर का मीनिंग क्या है? जी जी, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन थी मेरे वाले में कि A is a subset of B and B is a subset of C, यानी C फिर यूनिवर्सल वो बराबर तो फिर C का। चलें उस पे भी आते हैं, वो भी हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें, इसमें बहुत सारों की गलतियाँ हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप वाला कर लें, ठीक है? 3 तो क्वेश्चन थे, एक सबसेट्स वाला था और एक इसमें ए और बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड सी आर डिसजॉइंट एंड सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो भाई ए और बी ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है? ओवरलैपिंग का मीनिंग ये है कि भाईजान ये दोनों में कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग नहीं होती कि आप दोनों को लदा से इस तरह करके थोड़ा सा पास कर दें तो ए इज़ ओवरलैपिंग भी, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है? तो कुछ लोगों को ओवरलैपिंग के मीनिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, तो दिस इज़ नॉट द केस। अब थर्ड चीज़ जो है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड सी आर डिसजॉइंट। सी जो होगा डिसजॉइंट होगा, यानी कि वो ए से बिल्कुल अलग होना चाहिए। सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया सी इज़ अ सबसेट ऑफ, लेकिन यहाँ पर तो सी वो जो है ए के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना था, आपने ये जो सर्कल है ये बी के अंदर ही रखना था लेकिन ए से दूर, और उसके बाद आपने इसको लेबलिंग भी करनी थी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, दिस इज़ योर फिगर, और यहाँ पर फिर आपने यू भी लिखना था। तो बाद को फिगर बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, जब हमने फिगर बना ली तो इसी को आपने रेप्लिकेट करना। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि शायद उन्होंने डिफरेंट किसी बुक से पढ़ा हुआ था कि भाई वी हैव टू मेक लाइंस, उन्होंने ये रेक्टेंगल गायब कर दी। अब मुझे बताएं, जब सिंपल दो चीज़ें करनी हो ना तो हम ए यूनियन बी का लाइनें लगा देते हैं। अब जब इतने ज़्यादा ऑपरेशंस करने हो तो वो तो एकदम का गांधी मार जाएगा। लेट्स से यू हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उन्होंने क्या किया, अच्छा जी बी इंटरसेक्शन सी क्या बनता है, सी पार्ट बनता है, तो ए यूनियन सी क्या बनता है, उन्होंने जनाब पकड़ के ये लाइनें लगाई, दिस इज़ ए एंड दिस इज सी। तो सबसे पहले दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे क्या पता चला कि आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और इसी फिगर को, और इसके अंदर एक गलती ये भी की जो ज़्यादातर लोगों ने किया कि जब वो ए पार्ट को करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई ये जो कॉमन पार्ट है ये भी आना है, तब जाके ये ए पार्ट पूरा बनता है, ये तब जाके ए पार्ट ये पूरा बन रहा है। ये पार्ट नहीं है कि आप जो है बी के साथ जो उसका कॉमन पार्ट आ रहा है उसको छोड़ दें, दिस इज़ रॉन्ग। ये तो बन जाता है ए माइनस बी। ये ज़्यादातर का जब ओवरलैपिंग के क्वेश्चन तो उसमें ये वाली गलतियाँ हुई। अब मैं एक कंप्लीट कर लेना जो मैं पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट ये लिखा और उसके बाद दिस इज़ द केस, और नीचे लिख दिया ये वाली जो चीज़ है इट इज़ ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड और केस क्लोज। दिस इज़ नॉट द केस। इस तरह तो पता नहीं चलता आपने ऑपरेशंस कौन से किए हैं। वेयर इज़ ए यूनियन बी, वेयर इज़ ए यूनियन सी, वेयर इज़ देयर इंटरसेक्शन। तो ये काम गलत है कि जस्ट आप आंसर लिख दें किसी दूसरे को देख के, ऐसा केस नहीं होता। और सेकंड जो है हमने आपको कलरिंग सिखाई थी, अब इसके अंदर आप जो है वो इस तरह सा एक और लाइनें लगा रहे हो और इधर भी लगा रहे हो, कुछ इधर भी कर रहे हो, इस तरह तो ये तो समझ नहीं आनी किसी को, आपको खुद समझ नहीं आनी कि आपने लाइनें क्या लगाई हैं। तो जब इस तरह ज़्यादा ऑपरेशंस हों, कुछ इस तरह था कि फिर उसके बाद उन्होंने मैश कर दी, मैश इज रिप्रेजेंटिंग दिस, मैश इज रिप्रेजेंटिंग दिस। मैंने इस दफ़ा तो उन्हें थोड़े बहुत नंबर दे दिए जो सही था, जिसका गलत था वो वाला तरीका वो भी है। लेकिन काइंडली नेक्स्ट टाइम हमारा जो स्टाइल है मैं आपको ईजी वे में लेके जा रहा हूँ। वो जो डायरेक्ट ए के ऊपर करने वाला उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और
जो हमारे ऑपरेशन है वो ज़्यादा हैं। उधर जो बुक में थे वो जस्ट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, यू कम्प्लीमेंट, इस तरह चीज़ें थी, बी कम्प्लीमेंट, उसके अंदर वो चल जाता है। लेकिन जब ज़्यादा ऑपरेशन तो फिर नहीं चलता, बंदा खुद कंफ्यूज होता है। इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करें, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट केस। अब हम चलते हैं कि दिस इज़ ए, तो इसका तरीका क्या था, दिस इज़ फिगर नंबर 1, ठीक है। उप्स, चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे यू हैव टू शो ए, तो ए को जस्ट हम कलर करेंगे, तो दिस इज़ ए। लेकिन जब शो करना है तो भाई इसको भी कलर करना है, तब ये पूरा ए बनता है, वैसे नहीं बनेगा। तो वी राइट ए। नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन सी। आपने बी और सी को पहले अलग डिफाइन करके करना है, मोस्ट वेलकम, वरना बी इंटरसेक्शन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ बी इंटरसेक्शन सी, द सी पार्ट, ठीक है। जो छोटा होगा उसी को हम लिखेंगे, इसके ऊपर लिख दें बी इंटरसेक्शन सी। नाउ वी हैव टू टेक द यूनियन, द रिजल्ट, तो दिस इज योर फिगर नंबर 3। नाउ वी यूनियन, जो दोनों को एरिया शेडेड है उनको काट दें। तो अब आप ज़्यादातर बच्चों ने इस तरह किया, ये जो सेंटर वाला पार्ट है जो कॉमन है ये भूल के जो मैंने भी लगाया। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट रिजल्ट। ये जो ओवरलैपिंग अंदर ये वाली मिस्टेक ज़्यादा बच्चों की है, काइंडली इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और नेक्स्ट आप ये ना करना, ठीक है। इसलिए जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट, बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको आती हैं तो फिर आप जो मर्ज़ी कॉम्बिनेशन है वो बना लें, उसमें कोई मसला नहीं होगा अगर आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्लियर। ए यूनियन बी, ए और बी पार्ट सारा। अब इसमें क्या जी मैंने सी को नहीं करना, तो सी तो बी के अंदर आ रहा है भाई, वी हैव टू शेड पूरा सर्कल बी वाला शेड करना है। आप सी को इग्नोर कर दो, लेट्स से सी है ही नहीं। अब कुछ बच्चों ने ये भी किया हुआ है कि सी लिखा ही कोई नहीं, वो भी मैं चलो केस करता हूँ कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि ए यूनियन सी करना है, ठीक है। उन्होंने पकड़ के जनाब बी वाला पार्ट ही गायब कर दिया। उन्होंने कहा पहले शो करना है ए यूनियन सी, तो भाई सिर्फ इसको ही करो। अब दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, वी आर कंसिडरिंग 3 सेट्स, तो 2 सेट, तो तीसरा सेट कहाँ गया, वो क्या हमारे क्वेश्चन में नहीं आ रहा, ठीक है। इस दफ़ा तो मैंने जाने दिया, लेकिन अगली दफ़ा नहीं होगा केस ये, इस चीज़ का ध्यान है। इट्स अ मेजर मैथमेटिकल मिस्टेक। वो बेचारा बी अगर पढ़ा भी हो तो उस बेचारे को क्यों तंग कर, लगा रहने दो, ठीक है। कुछ ने ये लिखा है, तो हमेशा याद रखें बेशक ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन हमारी कंसिडरेशन में कितने सेट्स हैं, 3, ए बी सी। तो पूरी फिगर बनेगी, उसी को आप रेप्लिकेट करते जाएं, वो आप इधर लगाएं फिगर, और उसके बाद आपको अगर ए और यूनियन सी शो करना है तो भाई शो कर दो, दिस इज़ ए, दिस इज़ सी। बी को वैसे ही रहने दो, तो जस्ट इग्नोर द बी। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप बी को ख़त्म ही कर दें, ये काम फिर ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज़ ए यूनियन सी, दिस इज़ फिगर 5, ओके गुड, एंड दिस इज़ 6। अब इसका रिजल्ट आप लिख दें, वट एवर देयर इंटरसेक्शन मीन, जो कॉमन शेडिंग एरिया आ रहा है वो, द कॉमन आर सी एंड ए, तो वी विल राइट ए एंड सी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द रिजल्ट। जी अब कोई बंदा बोल रहा था तो काइंडली बोले, मैं अब जाने लगा हूँ एम के क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ें क्लियर होगी, ओवरलैपिंग वाला प्रॉब्लम, और सेकंड जो है ये जो आपने बीच में से सेट खा गए थे ये नहीं खाना है। जी जी अहमद, सर वो कौन सा मेटागो एक्शन था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था, वो आप 2 मिनट देख के उससे कर सकते हैं कि वो मैंने सही किया कि नहीं, कोई गलती है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ इधर, आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे ही था, यस सर, बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, कोई मसला नहीं है। आपका क्वेश्चन इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड अब देखें बेशक ये 2 रिलेशन बताएं, लेकिन ये 2 रिलेशन के अंदर तीनों का रिलेशन है कि ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है और बी सी के अंदर कर रहा है, तो सबसे स्मॉलर ए का, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी। अब जो भी इसको प्रूव करना है वो कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर इसका मतलब है यू हैव टू टेक अ बिगर सर्कल विच इज़ सी, देन यू हैव टू टेक अ स्मॉलर सर्कल विच इज़ सी, सॉरी बी, और एंड पे छोटा बेचारा आ जाएगा। तो इसको हम नाम लिख लें, सबसे छोटा गया सर ए। इधर एक जी एक मिनट मैं साथ साथ लिख लूँ, बोले। सर इधर एक था, वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था ना पहले, तो मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया बी इंटरसेक्शन सी का, यानी पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी वो कर दिया मैंने, फिर ठीक बाद है, में एक और मेरे उसके ऐड कर दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। मैं यही तो बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक। जब हम कंसिड्रेशन कर रहे हैं ना 3 सेट्स की, तो फिर तीनों सेट्स आने चाहिए। तीनों को साथ लेके
तीनों को ये फिगर बना ली ना पहले एक दफ़ा। स्टेप्स। हाँ, ये पहले फिगर बना ली, इसमें बेचारा आपको सी क्या कह रहा है अगर हमने, या ए क्या कह रहा है, कोई लड़ाई है उसके साथ। इस तरह क्या होता है कि हमें याद रहता है कि भाई एक सेम स्ट्रक्चर चल रहा है। उसके अंदर क्या होता है, बाज़ बच्चे जो हैं वो दूसरी फिगर की तरफ चले जाते हैं, वो बनती नहीं उनसे सही। तो बेशक आंसर उसका सेम आ रहा है, कंसेप्ट वो सेम है, लेकिन स्टाइल जो है इसको हमने फॉलो करना है। उसको मैंने भी कुछ नहीं किया, जो साथ लिखा है कि भाईजान थोड़ा सा फॉलो करें रूल्स को। अब यहाँ पर से दिस इज़ ए, तो ए को हमने शो करना है, उप्स वो कलर चेंज कर लेते हैं, तो दिस इज़ ए, दिस इज़ आवर फर्स्ट थिंग। बी इंटरसेक्शन सी शो करना है, तो दिस इज़ बी। अब कुछ लोगों ने क्या किया है, अब इसी में चलो एक जो कॉमन मिस्टेक मुझे याद आ रही है, उन्होंने जस्ट बी को कलर कर दिया। तो भाई बी के सर्कल के अंदर तो ये वाला पार्ट भी आता है, इसको क्यों भूल रहे हो? तो दिस इज़ बी इंटरसेक्शन सी। और जब आप थर्ड बात करेंगे तो दिस इज़ योर रिजल्ट ए यूनियन। चलो मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ फिगर 1, ताकि आप ये ना कहें सर ने लिखा नहीं था। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 and this was B intersection C, and this is third case which is this one. ओके जी, हमने यूनियन लेना है तो वो तो ए पार्ट और वो बी पार्ट है, तो इसका मतलब है टोटली हमारे पास बी पार्ट आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सर बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया था, मगर ये जो आपने सेकंड डायग्राम ड्रा किया ना, जी बी इंटरसेक्शन सी की, इस ये सॉरी, या सर बी हाँ, बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, नहीं ए इंटरसेक्शन नहीं दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। ए अल्लाह के सेकंड बंदे, डायग्राम, ये लिखा हुआ मैंने नीचे, ए सेकंड, मैं देख लूँ एक ये सेकंड। ये मैं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी। मैं इतनी देर में चलो आगे बाकियों का कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि ये ना कहें सवाल नहीं कंप्लीट किया। ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन, ओके, ए यूनियन सी। तो we have to show A union B, again that will be B. Okay, we have to show A union C, again that will be C. And now we have to take the intersection, तो जो common area आ रहा that is B. So this is your result. ठीक हो गया। आप इधर क्वेश्चन को देखें, मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट, एक स्क्रीन, जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे। These are the points. In Venn diagram, the result is shown by shading the area, not unshading the area. ये मैंने आपको बता दिया। When you are given to prove something, that means it is already a fact. You cannot disprove it. If you are not having left hand side is equal to right hand side, that means there is a mistake in your process. Third point, you do not have to give the tabular form examples that are unnecessary. कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने examples ले ली, a is equal to 1 to 10, b is equal to 1 to c, whatever 1 to 20 and c is equal to this one, और वो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो जो आप चीज़ें कर रहे हैं, मैंने आपसे वैन डायग्राम पूछी, आप मुझे जनरल जो एग्जांपल्स होती हैं टेबुलर फॉर्म में वो कर रहे हैं, तो दिस इज़ हाईली अनएथिकल थिंग, या ये लॉजिकल बनती नहीं है। अनएथिकल तो चलो वो चीटिंग वाला केस हो गया, लॉजिकल नहीं बनती है। तो काइंडली ये अपना टाइम ज़ाया ना करें अननेसेसरी चीज़ें लिखने में। जो वैन डायग्राम है तो जनरल वैन डायग्राम लिखें, उसके लिए एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो फिर आप ये शो कर रहे हैं मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए वो चीज़ ट्रू है, बाकी चीज़ों के लिए तो ट्रू ही नहीं है। और देर आर ओनली ब्लैंक फिगर्स विदाउट एनी शेड, ये मैंने आपको बता दिया, कुछ लोगों ने शेडिंग ही नहीं की। मेक सर्कल्स बिग नाउ सो दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट। ये सिर्फ एक बच्चे या दो का था कि उसने पिक्चर इतनी कोई स्मॉल बनाई हुई थी, इतने छोटे सर्कल डाले हुए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि भाई वो ओवरलैप कर रहा है कि डिसजॉइंट है। तो काइंडली जो भी फिगर बनाएं वो एटलीस्ट थोड़ा सा विजिबल इतना रखें कि आप खुद भी देख सकें और जो चेक करे उसको भी पता चल सके। चुना मुन्ना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स बात, जो when A and B are overlapping then we have to shade A, then we must also shade the common region of A। जैसे कि अभी मैंने ओवरलैपिंग के अंदर आपको बताया कि कुछ लोग जो कॉमन रीजन है उसको भूल जाते हैं। हाँ, 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, काइंडली रीड द क्वेश्चन केयरफुली, always write the solution of the question which is asked, not the one which is your favorite, या not the one which you got from the group। और भाई क्वेश्चन कुछ आपसे कुछ और पूछा गया है, आप अपने मजे से नहीं भाई मैंने तो यही वाला सवाल करना जो अहमद ने किया हुआ, मुझे तो ये छापा मिला है मैंने तो यही वाला करना। तो काइंडली जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर मिलेगा। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहें नहीं जी मुझे तो नाम, मेरा नाम अली है लेकिन मुझे अहमद पसंद है, ठीक है, तो ये बात नहीं है।
वो कुछ लोगों ने लतीफ़े भी बनाए हैं, लेकिन ऐसे लतीफ़े बनने नहीं चाहिए। बहरहाल छोटे पर वो एक फिर हमेशा याद रखेंगे, मुझे भी कोई बाज़ का जोक्स वगैरह आते हैं अपार्ट फ्राम दिस लेक्चर। अक्सर कई पठानों के लतीफ़े हैं, कुछ जो है वो बने होंगे लतीफ़े पंजाब, क्या नाम है, सिखों के ऊपर। आपने कभी लतीफ़े पंजाबियों के देखेंगे, एक पंजाबी दूसरे पंजाबी से ये कह रहा था। तो ये थोड़ा सा लिसानी जो या सूबाई जो हमारे अंदर तासुब डाला जाता है ना, ये छोटे छोटे लतीफ़ों से भी होता है। काइंडली इस चीज़ को शेयर ना किया करें। अगर आप भी जाए तो उस बंदे को भी समझाएं कि यार इसमें पठान लिखना ज़रूरी था। यू कैन से 1% एंड टू अदर पर्सन सेकेंड। साथ पठान या सिख या पंजाबी या बलोची लिखने की ज़रूरत नहीं है। पठानों में बलोचियों के, ये हमारे पंजाबियों के चलते एक पंजाबी दूसरे पंजाबी से कहता है कि दो पंजाबी फोत हो गए और फरिश्ते उनसे जनाब हिसाब किताब लेने आया, तो एक पंजाबी को पूछता है नाम तुम्हारा नाम क्या, वो कहता जी मेरा नाम तो कौसर है। तो उसने कहा चलो जी फिर सुनाओ, सॉरी मेरा नाम तो एहलास है। अच्छा जी, उसने कहा जी सूरह इखलास सुनाओ, तो जनाब उसने सूरह इखलास सुना दी, वो चला गया। उसने कहा चलो जी तेरा साहब होगा। अब दूसरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा जी मेरा नाम जो भी असद उमर जो भी लिखा हुआ था असद है, लेकिन प्यार से मुझे कौसर कौसर कहते हैं। अब इसके अंदर आपको ज़रूर पठान लिखेंगे तो आपको हंसी आएगी, अगर हंसी आती है तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पे, कि आपका दिमाग किस तरफ गया हुआ। तो काइंडली इन चीज़ों पे से भी थोड़ा सा सोचें, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं इनको एनालाइज करें और फिर देखें क्या सही है क्या गलत है। लतीफ़ा तो बाद वो कोसर कोसर वाले पे ही आना था ना, तो इसके लिए बंदों का लिखना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी कौम कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखें। अहमद आपको क्वेश्चन मिल गया, काइंडली बता दें। सर मेरा जी रोल नंबर 80। अच्छा सर जी रोल नंबर 80 बोल रहे हैं। सर मुझे मिल गया, मैंने बस चलें क्लियर हो गया ना अहमद, रोल नंबर 80 आप बोलें काइंडली। सर मिस्टेक्स थी वो तो मुझे पता चल गया है सर। जो पहला आपने स्टेप कहा है ना कि अगर ये हमारे पास कंडीशंस दी हो तो हमने तीनों सेट्स को पहले वेरीफाई करना है कि ये ए ये बी है ये सी है। हाँ तो सर ये के बगैर नहीं कर सकते सॉरी, कि इनमें शेड करना लाजमी है, क्योंकि अगर हम शेड करें हमारे पास एक ही ब्लू पेंसिल होगी, तो ए को करेंगे बी को करेंगे सी को करेंगे, तो ये तो फिर हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ये भी तो हम कह सकते हैं ना पॉसिबिलिटी कि ये है। तो एक अगर पहला स्टेप जो अनशेडेड हो के ये वैसे भी हमने सर्कल लगाया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ए है ये बी है ये सी है, हाँ देन ये ज़रूरी है कि हम इसको शेड लाजमी करें। नहीं देखिए जब हमने ये लिख दिया ना, जैसे मैं आप इसके फर्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। हाँ ना, दिस इज़ अ फिगर, ये हमने फिगर बना ली, एक फिगर बनी है। कुछ लोग जैसी को फर्स्ट फिगर बना लेते हैं, ठीक है, कि जब आप लिख लेते हो ना वैन डायग्राम को कि वी आर रिप्रेजेंटिंग ए, तो जब रिप्रेजेंट कर इसका मतलब है यू हैव टू शेड, शेडिंग ही वैन डायग्राम में आंसर होता है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, दैट वाज अननेसेसरी, उन्होंने पहले फिगर बना ली और फिर उन्होंने शुरू किया इधर से कि दिस इज़ आवर फर्स्ट फिगर एंड लेफ्ट हैंड साइड जो भी है और इधर लिखा ए, और फिर उसके बाद ए को शेड किया। बोथ आर ट्रू, लेकिन ये ऊपर वाली एक फिगर हमने एक्स्ट्रा छोड़ दी। इट्स अप टू यू के शो करना था कि भाई ये मैंने फिगर सही बनाई है। जी अगर सर जी जो आप कह रहे हैं तो इस तरह तो हम तीनों को करना पड़ेगा, ये है आगे दूसरे के नीचे बताना पड़ेगा, या मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि यहाँ पर जो ए है ना ये हमारे इधर रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर रिक्वायर्ड होता ना कि लेट्स से ए कम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट, और मैं यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट लिखता तो फिर मैंने ए को शेड नहीं करना था, फिर मैंने जो है उप्स अब थोड़ा सा मुझे इधर, हाँ लेट्स से वी हैव टू शो ए कम्प्लीमेंट, तो फिर हमने ए कम्प्लीमेंट को, मतलब है मैंने जो चीज़ ऊपर लिख रहा हूँ वो वैन डायग्राम में शो हो रही है कि नहीं, तो वैन डायग्राम में ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है। तो जो पार्ट इधर लिखा हुआ है जिनको आपने यूनियन करना है हमने वो लिखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर टेकिंग ए बी एंड सी, तो आप पहले ए बी और सी को शेड करोगे फिर आप आगे चलोगे, वो तो एक अननेसेसरी पार्ट बन जाता है, इट इज़ ऑब्वियस वन। लेकिन यहाँ पर तो ये हमारे स्टेक होल्डर में है ना, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये नज़र आ रहा है आपको। तो फिर जब ए पार्ट लिखना है तो मैं उसको शो करूँगा, तो फिर मैं उसकी यूनियन जो है बी इंटरसेक्शन सी से शो कर पाऊँगा ना। हर चीज़ तो नहीं मुझे पता। एक क्वेश्चन कर सकता हूँ जी ज़रूर पूछें। सर? नहीं सर इसमें मैं वो ये बात एक मुझे पहले रोल नंबर 80 को क्लियर कर लेने दें काइंडली, क्लास का टाइम भी हो रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो दे कैन लीव, अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है इट्स अप टू यू। जी रोल नंबर 80। सर वो मैं ये नहीं कर रहा था कि ए बी सी ये सेट्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये कंडीशन है जिसमें तीन सेट हैं, जिसमें हमने ये पहली फिगर बनाई है हाँ यूनिवर्सल सेट आगे तीन बनाए हैं,
हाँ तो अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों को शेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये तीन सेट्स हैं। नहीं, यहाँ पर हम सही शेड, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वी आर नॉट शेडिंग हेयर। जब मैंने पहली फिगर बना लिया ना इधर, तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि ये ए है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये छोटा सर्कल है, बी से बड़ा है और सी से बड़ा है। लेकिन इससे आगे भी तो जब हमने चलना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या हमें लिखना नहीं पड़ता ए पहली फिगर पे? लिखना पड़ता है ना। रोल नंबर 80। सर वो तो बी इंटरसेक्शन सी नहीं लिखना। सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी लिखना, ठीक है जी। बी इंटरसेक्शन सी, आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहले लिखना, जरूरी तो नहीं कि ए ही लिखना है। बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया। अब जब मैं बी इंटरसेक्शन सी लिख रहा हूँ, अब मैंने ऊपर ये वैन डायग्राम जो है मैंने लिख दिया कि ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट मीन वी हैव टू शेड कि नहीं। ये फिगर तो मुझे अगर बगैर अनशेडेड है तो ये तो कुछ भी नहीं ना बता रही, ये तो एम्प्टी सेट को शो कर रही है। तो दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। अब आप कह रहे हैं कि भाई इससे जो नेक्स्ट पार्ट है कि इधर मुझे ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस वन फिगर 2 में। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मुझे नज़र आ रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैं ए को भी शेड करूँगा, बी को भी करूँगा। ऐसी बात है जो सर मुझे। असल में वो आप सॉल्व की तरफ जा रहे हैं। मैं असल में पता क्या है कि जब हम शुरू में वेन डायग्राम बनाते हैं तो तीन सेट्स होते हैं हमारे पास, जी तो उनके लिए फिगर्स बनाते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी, हम उनको शेड करते रहते हैं। ऐसे ही है नहीं नहीं, शेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब हम शुरू में, अब क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, जी जी आपने वो पिछले में बनाई है पहली फिगर जिसमें तीनों सेट्स हैं, फिर आप आगे आपने वो ऑपरेशन वगैरह शुरू किए। बिल्कुल तो जब यहाँ ये पहली फिगर है जी तो अपने पास शो करने हैं कि हमारे पास एक ए सेट है, एक बी है, एक सी है। वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है ये सब सेट है या सुपर सेट है एक दूसरे के, जो भी है। जी तो हमने सिर्फ प्रूव करने हैं कि हमारे पास तीन सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, तो इनको शेड करने की जरूरत नहीं है ना। जी बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ। कुछ बच्चों का स्टाइल ये होता है कि वो जस्ट एक पहले बताते हैं कि तीनों सेट्स का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, और उसके बाद वो अगले स्टेप से शुरू करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, और फिर वो लिखते हैं ए या वट एवर बी इंटरसेक्शन सी, और वो उसको शेड कर देते हैं। मैं आपको जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पहले स्टेप से ही शुरू कर सकते हैं। ये पहला बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई तीनों सेट्स का रिलेशन ये है। मुझे इस फिगर से भी पता चल रहा है तीनों सेट्स का रिलेशन ये है, बेशक इट इज़ बी इंटरसेक्शन सी, तो वो आप इसको कर लोगे बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज़ योर पार्ट। बी और सी में कॉमन यही आ रहा है, लेकिन मुझे इस फिगर से भी पता चल रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, या ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो आप बेशक पहले विदाउट भी कर लें, इट्स अप टू यू, लेकिन डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है सर, आगे सर। चलो गुड, असल में वो शुरू में ही अटका हुआ था। चलो कोई मसला नहीं, थैंक यू जी। जी जी अहमद काइंडली। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ओ जनाब बड़े सवाल पूछ लें, कोई मसला नहीं। ये जैसे आपने अच्छा ये जो लेफ्ट में आपने फिगर ड्रा किया यू माइनस ए वाली, यू ये माइनस वाले ए वाली, वन, चलो ऐसे हम स्टार लगा देते हैं जी। चल यस, इसमें बी और जो सी वाला सेट है वो तो बेसिस पे ही सेट है ना, तो उसे तो हम ही सॉल्व करते हैं। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें इट इज़ द केस कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर हमें तीन चीज़ें गिवन है, ए बी एंड सी, ठीक है, दिस वन, ये क्वेश्चन है। इसके लास्ट से पहले मैंने जिस तरह रोल नंबर 80 पहले एक फिगर बनाई। अब मुझसे जो पूछा जा रहा है मैं उसको लिखूंगा। मुझसे पूछा जा रहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं बी इंटरसेक्शन सी को कर दूंगा। मुझसे पूछा जा रहा है ए कम्प्लीमेंट, तो मैं ए कम्प्लीमेंट को शो कर दूंगा। अब इस बेचारे सी के साथ हमारी लड़ाई तो नहीं ना कि हम इसको छोड़ दें। तो जब तीन सेट्स की कंसिडरेशन होती है तो देन इन वैन डायग्राम वी हैव टू शो दैट दीज आर द थ्री सेट्स। चौथी लाइन में या पांचवी लाइन में एकदम वो जंप लगा के नहीं आ जाएगा। तो क्या इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि इट इज़ ए कम्प्लीमेंट? जब मैं आगे लिखूँ बी इंटरसेक्शन सी तो इट इज़ बी इंटरसेक्शन सी, तो जब मैं लिखूँगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन या इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। क्या ख्याल है अहमद? तो आप ये रूल याद रख लें आप लोगों की आसानी के लिए कि जब भी तीन सेट्स की कंसिडरेशन हो पहले तीनों के फिगर बनाओ, और जो उसके ऊपर आगे ऑपरेशन आता है, सिंगल ए का आता है, सिंगल बी का आता है, दो का कंबाइन आता है, तीन का कंबाइन आता है, वो आप करते जाएं। ठीक है यस सर, यानी मैंने कंक्लूड फिर ये किया है कि अगर तीन सेट्स आपको गिवन है जी, तो आप शुरू वाली वेन डायग्राम से ही स्टार्टिंग से बिल्कुल इट इज़ अ वेरी इजी वे।
वो जो आप वाला वे है वो बी स्टाइल है, लेकिन उसमें फिर आगे कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी तो सिर्फ हम 2-3 ऑपरेशन, मैं आपको लंबी सी स्टेटमेंट दे दूँ ए यूनियन बी, फिर आगे जिस तरह वो हमारे प्रैक्टिस में से कम्प्लीमेंट, फिर आगे सी कम्प्लीमेंट, फिर आगे फिर यूनियन आ जाए कुछ या माइनस आ जाए, वो तो फिर आप कितनी चीज़ें करेंगे, वो तो हमें समझ नहीं आएगी। फिर एकदम वो ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर एकदम डी आ गया, आगे से कोई 4 सेट भी तो हो सकता है। तो एक दफ़ा कंप्लीट फिगर बनी हो, उसको रेप्लिकेट करने में भी, कॉपी करने में भी आसानी होता है, और उसको जैसे आगे कलरिंग करते जाए। ठीक हो गया। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन काइंडली अभी क्लियर कर लें, ताकि हम इस वैन डायग्राम के टॉपिक को ख़त्म कर लें। जी बच्चा। सर अब जो कलर्ड एरिया होता है और नॉन कलर्ड एरिया होता है उसे हम इंटरचेंज भी नहीं ना कर सकते। कलर्ड एरिया होता है हमेशा दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट आर यू शोइंग, कि जैसे बी इंटरसेक्शन सी है, इधर मैं ब्लैक से कर देता अगर हूँ, हम सी को बी सी को इंटरसेक्शन सी है। रेड डाल दें और बी को रेड, नहीं ना, अगर हम सिर्फ सी को कलर करते हैं फॉर एग्जांपल, चलो मैं इधर कर देता हूँ, आप कह रहे हो कि जी मैं सी को मतलब कलर, इंटरचेंज कर दें। ओहो ये तो कुछ और ब्लैक ही होगा बेचारा। तो इट इज़, इसका मीनिंग जो है इट इज़ सी माइनस बी माइनस ए, या सी माइनस ए यूनियन बी, या सी माइनस बी। अब इसका मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। तो हमेशा आप ये याद रखें, वैन डायग्राम का मीनिंग क्या होता है कि जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ना वो नीचे शेड करना, उसे अनशेड नहीं करना। यानी कि ये जो फिगर है, ये जो मैं ये वाली फिगर है जिसको मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये मैं इसको ये नहीं शो कर सकता इट इज़ ए, दिस इज़ नॉट ए, दिस इज़ ए कम्प्लीमेंट। तो ये वैन डायग्राम के रूल्स हैं, हमने अपने रूल्स नहीं जो दिल में आना है वो बना लेने, जो गिवन है उसी को फॉलो करना, ठीक है, वरना फिर काम खराब हो जाता है। जैसे गेम को खेलते हैं तो गेम के रूल फॉलो करते हैं ना, कि भाई गोलियां चलानी है, ये तो नहीं कि मैं पबजी के गोलियां चलाऊँ, सामने बंदे के खड़े हो जाए तो उसने मुझे बूंद देना, ठीक है ना। तो दिस आर द थिंग्स। चलें गुड। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन काइंडली, अगर कोई है तो अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। मैंने कोशिश की है कि तमाम जो हम पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लूँ, जो ज़्यादातर मिस्टेक्स हुई हैं, हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक किसी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन या मिस्टेक थी वो मैं ना टैकल कर पाया हूँ, तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है क्लास। और इन सब का जो नतीजा है, जो छोटी मोटी बेसिक मिस्टेक्स हुई हैं, जो कंक्लूजन ये निकलता है या जो मेरा अंदाज़ा निकलता है वो ये है कि कुछ बच्चों ने लेट्स से 50% ने वो लेक्चर सुना ही नहीं है कि व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज़ ए ओवरलैपिंग बी, वरना उसके अंदर हमने तमाम एग्जांपल्स की हुई थी, तो ये वाली बेसिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि जो लेक्चर आता है उसको थोड़ा सा काइंडली पढ़ें और देखें, ठीक हो गया। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच।